नमस्ते बच्चों। आज हम भूगोल का तीसरा पार्ट देखेंगे, बाह्य प्रक्रियाएं, उसमें पार्ट 1। अभी देखेंगे, हमने इससे पहले दूसरे पार्ट में देखा कि भूगर्भ के आंतरिक जो हलचलें होती है या भूगर्भ के अंदर किस प्रकार से जो भूकंप वगैरह ज्वालामुखी होता है, इसके बारे में हम दूसरे पार्ट में पढ़े थे। अभी तीसरा पार्ट है बाह्य प्रक्रियाएं। भूगर्भ के ऊपर किस तरह से कोई प्रक्रिया होती है या किस तरह से होता है, वो सभी जानकारी देखेंगे। अभी देखेंगे, भूपृष्ठ पर अनेक प्रक्रियाओं के कारण भूरूप निर्मित होते हैं और निरंतर अपक्षरण होता रहता है। इस पार्ट में हम बाह्य प्रक्रियाओं का और उसके तैयार होने वाले भूरूपों का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, भूपृष्ठ पर कार्यरत दाब शक्ति के कारण बाह्य प्रक्रियाएं होती है। इसमें मुख्यतः सौर ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, पृष्ठभाग पर बहने वाले पदार्थ, मतलब इससे जिससे गतिज ऊर्जा आदि की भूमिकाएं महत्वपूर्ण है। मतलब जो बाह्य भाग पर या भूपृष्ठ पर जो कोई बदलाव होते हैं, उसके लिए किसकी वजह से होता है, तो सौर की ऊर्जा, उसके बाद गुरुत्वीय बल, फिर हवा, जो बहने वाली चीज़ें, मतलब हवा हुआ, पानी, इनकी वजह से जो होते हैं भूगर्भ के ऊपर क्या होते हैं, विविध प्रकार के बदलाव होते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक दिया है, यह है गुंबदाकार टीले अपपर्णक, मतलब भौतिक अपक्षय। ये किसी टीले के ऊपर पत्थर किस तरह से अपक्षय हुआ है, इसकी एक उदाहरण है। देखो, आंतरिक हलचलों से पृथ्वी पर निर्मित होने वाले भूरूप प्राथमिक और द्वितीयक भूरूपों से पहचाने जाते हैं, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि। बाह्य प्रक्रियाओं से अपक्षय, क्षरण, वहन, निक्षेपण इत्यादि कारण जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक भूरूपों में परिवर्तन होकर उसमें तृतीयक स्वरूप के भूरूप तैयार होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है, बालू के टीले, डेल्टा प्रदेश, यू आकार की घाटी इत्यादि, ये सभी क्या हो गए, बाहरी भूज जो है अपक्षय के कारण या बाह्य प्रक्रियाओं के अपक्षय या क्षरण या वहन के कारण हुई है सभी उदाहरण। जैसे हमने यहाँ पे पहले देखा था गुंबदाकार टीले अपपर्णक। अभी उसके बाद है ये खंडित, विखंडित या भौतिक अपक्षय। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है खंडित, विखंडित और भौतिक अपक्षय। फिर यहाँ पे एक पत्थर है, पत्थर पे छिन्न भिन्न अपक्षय, भौतिक अपक्षय, मतलब किस तरह से पत्थर जो है या ये जो भौतिक अपक्षय हुआ है, इसका एक उदाहरण है। इसी तरह से यहाँ पे भस्मीकरण या रासायनिक अपक्षय, उस पत्थर पर या उस मिट्टी पर जो रासायनिक प्रक्रिया होकर किस तरह से ये पत्थर का आकार या पत्थर का जो रंग है वो बदल गया है। जिस और आगे है रासायनिक अपक्षय, मतलब इस मूर्ति पर आपको देखेंगे छोटे छोटे छेद या छोटे छोटे ऐसे छिद्र दिख रहे हैं, वो रासायनिक अपक्षय है। फिर यहाँ पे ये जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय मतलब क्या, किसी जीव के द्वारा होने वाला अपक्षय। ये चींटियों ने यहाँ पे होल बनाया है, छिद्र बनाया है, साथ ही साथ चींटियों की जो चींटियाँ जो मिट्टी वगैरह निकालते हैं उससे टीले भी बनते हैं, ये हुआ जैविक अपक्षय। फिर यहाँ पे है रासायनिक अपक्षय या क्षार अपक्षय। ये भी आपको इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पत्थरों में, समुद्र के किनारे पत्थरों पे आपको ऐसे दिखाई देगा, तो ये अपक्षय होता है, ये रासायनिक या फिर क्षार अपक्षय होता है। यहाँ पे देखिए जैविक अपक्षय, जैविक अपक्षय के यहाँ पे दो उदाहरण बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे चींटी ने किया है जैविक अपक्षय की वजह से क्या हुआ है, और यहाँ पे देखो पत्थर ने, एक पत्थर जो है बड़े से पत्थर जो है, एक पत्थर के बीच में जो है एक बड़ा सा पेड़ उगा है, जिसकी वजह से पत्थर क्या हो गया, टूट गया, पत्थर के टुकड़े हो गए, ये हुआ जैविक अपक्षय। अभी देखिए भौगोलिक स्पष्टीकरण क्या है इन सभी का। चट्टानों का टूटना, कमजोर होना, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसे अपक्षय कहते हैं। जो अपक्षय मतलब क्या, चट्टानों का टूटना, कमजोर होना, यह प्राकृतिक प्रक्रिया जो है उसे अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के भौतिक, रासायनिक और जैविक ऐसे तीन प्रमुख प्रकार है। कौन कौन से तीन प्रमुख प्रकार है, एक भौतिक, दूसरा रासायनिक और तीसरा जैविक। वो हमने अभी देखा है कि जैविक अपक्षय की वजह से किस तरह से परिणाम होता है, भौतिक अपक्षय की वजह से किस तरह परिणाम होता है, रासायनिक अपक्षय के लिए वजह से किस तरह से परिणाम होता है। शुष्क मौसम में या शुष्क मौसम के प्रदेश में भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। जहाँ पे शुष्क वातावरण रहता है वहाँ पे
भौतिक अपक्षय का प्रभाव जो है ज़्यादा रहता है। तो नमी युक्त मौसमी प्रदेश में रासायनिक अपक्षय मुख्यतः दिखाई देता है और सजीवों द्वारा जैविक अपक्षय होता है। अब ये 3 अपक्षय हमने देखे, कौन कौन से? भौतिक, रासायनिक और जैविक। वो किसके द्वारा और कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे शुष्क मौसम का प्रदेश होता है वहाँ पे भौतिक अपक्षय होता है। फिर जहाँ पे नमी युक्त मौसमी प्रदेश होते हैं वहाँ पे रासायनिक अपक्षय होता है, और जहाँ पे सजीवों द्वारा जो अपक्षय होता है वो कहीं पर भी हो सकता है, उसे जैविक अपक्षय कहते हैं। अभी हम इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे। भौगोलिक स्पष्टीकरण में हम देखेंगे, देखो यहाँ पे आपको समझ में आया ही होगा कि प्याज का छिलका जैसे अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही क्रिया प्रकृति में खुले पड़े हुए चट्टानों की होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपवर्ण हुआ है, जहाँ पे जैसे प्याज का छिलका जैसे अलग अलग होता है, उसी तरह से ये पत्थरों का भी क्या हुआ है, धीरे धीरे करके चट्टानों का खुला भाग अधिक मतलब जो है प्याज की तरह छिलके छिलके उसके निकल रहे हैं। तो उसका कारण है कि चट्टानों का खुला भाग अधिक तप्त होता है। जो खुला भाग है अधिक ज़्यादा गर्म होता है, उसकी अपेक्षा अंदर का भाग ठंडा ही रहता है। इसलिए चट्टानों के ऊपर की परतें छिलके के समान खुली हो जाती है। इससे चट्टानों का अपवर्णन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये आकृति है, इसमें क्या बोला गया है कि जो चट्टान जो ऊपर खुली है, जमीन के ऊपर है, वो सौर ऊर्जा की वजह से या सौर्य किरणों की वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा तप्त, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, लेकिन उसके नीचे का जो हिस्सा है वो ठंडा रहता है, जिसके इस सभी प्रक्रिया की वजह से इस तरह का अपवर्णन होता है। अभी देखिए भौतिक अपक्षय मुख्यतः निम्न कारणों की वजह से होता है। जो भौतिक अपक्षय है, हमने 3 प्रकार के अपक्षय देखे थे, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। उसमें से हम पहले भौतिक अपक्षय देख रहे थे। भौतिक अपक्षय होने के 3 कारण होते हैं, उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे तापमान, सघनीभवन, स्फटिकीकरण की वृद्धि, दबाव से मुक्ति, जल। इन सभी ये जो सभी कारण है वो भौतिक अपक्षय होने के मुख्य कारण है। उसमें पहला हम देखेंगे तापमान। बढ़ते तापमानों का चट्टान के खनिजों पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण इसमें निहित खनिजों का प्रसरण प्रभाव होता है और तापमान पर कम होने के बाद वो सिकुड़ जाता है। ऐसे निरंतर प्रसरण और सिकुड़न के कारण चट्टानों के कणों के जो है तनाव निर्माण होता है, और चट्टानों में निहित खनिज द्वारा जो है तापमान के अंदर को दिया हुआ प्रतिशत जो है भिन्न भिन्न होता है। कुछ खनिजों का अधिक मात्रा में प्रसरण होता है तो कुछ खनिजों का कम प्रमाण में प्रसरण होता है। इस कारण जो है चट्टानों के कणों में निर्माण होने वाला तनाव भी है कम अधिक होता है, और इसका परिणाम क्या होता है कि चट्टानों में दरारें पड़ती है और चट्टानें टूट जाती है। जिस प्रदेश में प्रतिदिन तापमान कक्षा अत्यधिक होता है वहाँ इस प्रकार का अपक्षय अधिक मात्रा में होता है, जैसे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। फिर दूसरे यहाँ पे तुषार दिया है। घनीभूत जल का आकारमान बढ़ जाता है, यह आप जानते ही है। जिस प्रदेश में तापमान कुछ समय 0 अंश से सेल्सियस से कम हो जाता है, वहाँ की चट्टानों की दरारों में स्थित जल का बर्फ बन जाता है और इसका आकार क्या हो जाता है, आपको पता ही है, पानी का बर्फ मतलब पानी को अगर आप बर्फ बनाओ तो उसके बाद उसका आकारमान क्या होता है, बढ़ता है, जिससे चट्टानों की जो तनाव जो है उसमें चट्टानों में निर्माण होता है, क्योंकि चट्टानों की जो दरारों में जो पानी गया है उसका बर्फ बनता है और उसकी वजह से वो उसका आकार बढ़ने की वजह से चट्टानों में तनाव निर्माण होता है और चट्टानें छिन्न भिन्न होकर टूटते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आकृति भी दी गई है उसके लिए। ये देखिए ये आपको आकृति दिख रही है भौतिक अपक्षय की, तो ये उसी का उदाहरण है कि यहाँ चट्टानों के दरारों में क्या होता है, पानी जाता है, फिर वो पानी जो है बर्फ बनता है। बर्फ बनने के बाद क्या होता है, उसका आकार बढ़ता है, जिसके कारण ये चट्टान क्या हो जाती है, टूट जाती है। अभी आगे देखेंगे रासायनिक घटकों की विद्राव्यता और स्फटिकीकरण की वृद्धि। समुद्री तट पर जहाँ चट्टानों का भाग होता है वहाँ समुद्री लहरों का जल टकराता है। मतलब समुद्री किनारे पे जहाँ पे चट्टानें होती है वहाँ पे समुद्र का मतलब पानी क्या होता है, हमेशा उसको टकराता रहता है। यह जल लवण युक्त होता है। कुछ जल चट्टानों में रिसता है। सूरज की गर्मी के कारण क्या होता है, जल का वाष्प होकर जल निकल जाता है और जल में स्थित जो लवण का स्पटीकरण है
वो क्या हो जाता है, उसका स्फटिकीकरण होता है और यह स्फटिक अधिक जगह व्याप्त करता है। उससे चट्टानों में तनाव निर्माण होता है और चट्टानों के ऊपर जो रंध्र या छिद्र तैयार होते हैं। इसका परिणाम स्वरूप चट्टानों का पृष्ठभाग जो है मधुमक्खियों की छत्ती के जैसे दिखता है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्षारयुक्त स्फटिकीकरण। एक क्षारयुक्त स्फटिकीकरण जो है वो आपको ऐसे लगेंगे जैसे क्या है, मधुमक्खी का क्या है, एक प्रकार का छत्ता। अभी देखिए दबाव मुक्त या प्रभाव मुक्त ऐसा नहीं है कि चट्टानों में तनाव केवल तापमान, स्फटिक का बढ़ना, यह जल रिसना, इन क्रियाओं की वजह से ही होता है। चट्टानों के ऊपर की परतों का दबाव निचले अथवा अंदर की परतों तक होता है और यह दबाव जो है समाप्त होने पर ही अंदर की परतें अथवा निचला स्तर तनाव रहित होता है। इन्हीं कारणों से ही अपक्षय होता है। देखो आपको दबाव मुक्त, तनाव मुक्त, दबाव मुक्त या फिर प्रभाव मुक्त, ये भी क्या है, एक कारण है। आगे है जल। कुछ प्रदेशों में वर्षा का प्रमाण अधिक होता है। ऐसे प्रदेशों में केवल जल रिसने से ही विविध प्रकार के चट्टानों का अपक्षय होता है। आपको देखो यार, जहाँ पे जल की वजह से अपक्षय किस प्रकार होता है, तो वहाँ पे बोला गया कि कुछ प्रदेश जो है वहाँ पे वर्षा का प्रमाण बहुत ही अत्यधिक होता है और ऐसे प्रदेश में केवल जल से रिसने से ही विविध प्रकार के चट्टानों का क्या होता है, अपक्षय होता है। जैसे बालूकाष्म, फिर है संबीडन, इन जैसे जो चट्टाने होते हैं वो जल की वजह से, मतलब अत्यधिक बारिश की वजह से होते हैं। ये चट्टानों के केवल बालू के कण एकत्रित आकर और उस पर दबाव पड़ने से तैयार हो जाते हैं। कीचड़ जैसे पदार्थ से भी बालू के कण एक साथ आ जाते हैं। कीचड़ जैसे पदार्थ होते हैं जिससे भी क्या होता है, बालू के कण एक साथ आ जाते हैं और ऐसे चट्टानों में जल रिश्ते ही एक साथ आए हुए बालू के कण अलग हो जाते हैं। ऐसे कण मूल चट्टानों से अलग होने लगते हैं। कणात्मक, उसको बोलेंगे कणात्मक अपक्षय। मतलब जो चट्टान, जो पत्थर जो है वो धीरे धीरे करके छोटे छोटे कणों में क्या होता है, उसका अपक्षय होता है। आपको यहाँ पे दिखाई देगा कणात्मक अपक्षय, मतलब कण विखंडन आपको यहाँ पे दिख रहा है। कुछ समय तापमान और जल, इन दोनों घटनाओं में अपक्षय होता है और तापमान भिन्नता के कारण चट्टानों का सिकुड़ना और प्रसरण होकर उसमें जोड़ अथवा दरारें चौड़ी हो जाती है। इनमें जल संचित होकर चट्टानों के बड़े भाग एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कभी कभी अलग होते हैं और इस अपक्षय को छिन्न भिन्न अपक्षय कहते हैं। मतलब जल की वजह से भी अपक्षय हो सकता है। कभी कभी तापमान बढ़ता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से पत्थरों में दरार भी क्या हो जाती है, बढ़ती है, कम हो जाती है। फिर उन दरारों में पानी जाता है और पानी की वजह से धीरे धीरे करके अपक्षय होता है और चट्टानें क्या हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ऐसे अपक्षय को छिन्न भिन्न अपक्षय कहते हैं। इसकी तस्वीर भी हमने पहले देखी है। ये देखिए यहाँ पे खंडित विखंडित मतलब छिन्न भिन्न अपक्षय, ये भी आपको दिख रहा है। बगल में समुद्र है, समुद्र का पानी उसमें जाता रहता है जिसकी वजह से पत्थरों का क्या होते हैं, चट्टाने टूट जाती है या टुकड़े टुकड़े में बिखर जाती है। यहाँ पे देखिए करके देखिए, ऐसे कहा गया है, करके देखने के लिए कहा गया है। एक गिलास में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2-3 खड़िया या खड़ू जो अपने चौक रहते हैं उसके टुकड़े डालना है। अगले दिन उसका निरीक्षण करें और निम्न प्रकार के उत्तर लिखिए, ऐसे बोला गया। तो उस गिलास में पानी लेना है, उसमें 2-3 चौक डालना है। जल के रंग में बदलाव आता है, जल के रंग में बदलाव आया कि नहीं वो हमें देखना है। उसके बाद खड़िया या चौक जो है उसका क्या हुआ। फिर दूसरा एक प्रयोग बोला गया है। दूसरे प्रयोग में क्या बोला गया है कि लोहे की कीले फुलिया गीले कपड़े में लपेट कर रखी है और 2 दिन के बाद कपड़ा खोलकर निरीक्षण कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे कपड़ों पर दाग पड़े हैं क्या, वे कौन से रंग के हैं, वे दाग कपड़ों पर किस कारण पड़े, ये सभी कारण आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो उसका अभी भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे। देखो उपरयुक्त प्रयोग में रासायनिक अपक्षय में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो अभी ऊपर जो प्रयोग हमने दिखाया उसमें क्या था, ये जो अपक्षय हुआ है इस अपक्षय में जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह आपके समझ में आया ही होगा। चट्टान यह विभिन्न खनिजों का मिश्रण होता है। जल यह वैश्विकी द्रव्य
मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट समझा जाता है और जल में अनेक पदार्थ सहजता से घुल सकते हैं। पदार्थ घुलने से मिश्रण पदार्थ सहजता से क्या होता है, द्रव्यता बढ़ जाती है और जल में सहजता से न घुलने वाले पदार्थ ऐसे मिश्रण में घुल जाते हैं। जिस प्रदेश में वर्षा का प्रमाण अधिक होता है वहां इस प्रकार की क्रिया होकर निम्न अनुसार रासायनिक अपक्षय होता है। मतलब क्या बोला गया है कि जल जो है, पानी जो है, पानी में कोई भी पदार्थ जल्दी, ज़्यादातर पदार्थ घुल जाते हैं और जो पदार्थ घुलने के बाद उसका द्रव्यमान और बढ़ता है, द्रव्यता बढ़ जाती है और जिसके कारण जो जो पदार्थ नहीं घुलने वाले होते हैं वो भी क्या हो जाती है, उसमें घुल जाते हैं। तो अभी उसमें रासायनिक अपक्षय किस प्रकार होते हैं वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है कार्बनन। वर्षा का जल बादलों से पूरी भूमि पर आने पर वातावरण विचरण करता है। मतलब पानी, जो बारिश का पानी है वो जमीन पर आने के बाद वातावरण से मिलता जुलता है, वातावरण का जो परिणाम उसके ऊपर होता है। उस समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वायु कुछ मात्रा में घुल जाता है और उस वक्त उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वायु जो है बहुत मात्रा में कुछ मात्रा में घुल जाती है। इससे हल्का कार्बाम्ल तैयार होता है। ऐसे अम्ल में चूने के पत्थर जैसे पदार्थ पर सहज घुल जाता है। जैसे जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल कार्बोनिक अम्ल। यहाँ पे आपको उसका सूत्र भी दिया है। अभी देखिए द्रवीकरण या विलयन। मूल चट्टानों में से कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं। मूल चट्टानों में से कुछ जो खनिज होते हैं, पत्थरों में भी जो कुछ खनिज होते हैं वो जल में क्या हो जाते हैं, पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जल के साथ बहकर उसकी क्षारता से रासायनिक अपक्षय से चूने का पत्थर बन जाता है। जैसे अहमदनगर जिले के वडगांव दरिया में चूने के पत्थर का फिर से रासायनिक अपक्षय हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार द्रवीकरण की क्रिया से चट्टानों का लवण भी क्या होता है, घुलकर चट्टानें कमजोर बन जाते हैं। देखो यहाँ पे अहमदनगर के वडगांव दरिया, यहाँ के एक चित्र है, लवण स्तंभ किस तरह से है वो आपको दिखाया गया है। आगे है भस्मीकरण। जिन चट्टानों में लौह खनिज होते हैं उन चट्टानों पर यह क्रिया होती है। चट्टानों के लौह का जल से संपर्क होने पर लौह और ऑक्सीजन में रासायनिक क्रिया होकर लौह पर जो है जंग लग जाती है। किसी भी लोखंड पे या लोहे पर क्या हो जाती है, पानी और ऑक्सीजन मिलने के बाद उसको क्या हो जाती है, जंग लग जाती है और उसी की वजह से चट्टानों पर कथई रंग की परतें तैयार हो जाती है। आपने गीले कपड़ों में कीले रखे थे, उसमें आपको याद है हमने इससे पहले प्रयोग किया था, जो गीले कपड़े में कीले रखने के लिए बोले गए थे। उससे यह क्रिया आपकी समझ में ही आ गई होगी कि ऐसी ही क्रिया अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में चट्टानों के साथ होती है। आगे देखिए उपरोक्त प्रक्रिया के अलावा रासायनिक अपक्षय की कुछ और प्रक्रिया है। आपको हमेशा दिखाई देने वाले जो उदाहरण है, अर्थात वर्षा ऋतु में नमक से पानी घुलना, घुटना, फिर नमक से पानी छूटना, सॉरी, वर्षा ऋतु जब बारिश होती है तो हमारे घर में जो नमक होता है उससे पानी छूटता है कि नहीं। काट कर रखे हुए सेब का लाल रंग हो जाना, ये सब रासायनिक तथा जैव रासायनिक प्रक्रियाएं अब चट्टानों पर होती है। तब ऐसा कहा जाता है कि उन चट्टानों का रासायनिक अपक्षय हुआ है। तो बच्चों हमने यहाँ तक अभी देखा कि रासायनिक अपक्षय और भौतिक अपक्षय, ये दो चीज़ें हम, दो टॉपिक हम देखे हैं। अभी हम बच्चे हैं जैविक अपक्षय, वो अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है।